केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीविस क्वेश्चन थ्योरी एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। और आज हम ये भी पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड फॉर्म क्यों होते हैं, ठीक है। जिसमें होगा आपका वाई डू केमिकल बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है। क्या ऐसा आपका इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन होगा। तो जैसे यहाँ पे देखो बताया गया है आर बी ऑल मेड अप ऑफ स्टार डस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन है वही जो स्टार डस्ट में मतलब हम लोग यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जितने भी आपके स्मॉल एटम्स हैं, ठीक है, और एटम से आपके होमोटोमिक हाइड्रोटोमिक डिफरेंट मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुए हैं, तो ये जितने भी आपके एलिमेंट, ठीक है, जितने भी आपके एलिमेंट हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ठीक है। तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स, वो सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। एक्चुअली इनकी कोई खास डिस्कवरी नहीं है, ये एलिमेंट्स नेचर के अंदर पहले से ही प्रेजेंट, ठीक है, नेचर के अंदर पहले से ही प्रेजेंट थे। हुआ क्या है कि डिफरेंट जो कोलिजन्स हैं, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम जिस तरीके से चेंज होता गया, तो जितने भी हमारे जिसमें हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उन समय क्या हुआ, कोलिजन्स हुए। तो कोलिजन्स होने के बाद ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो आपके प्रोड्यूस हुए, ऐसा हम मान के चलते, ठीक है। तो एलिमेंट्स बेसिकली नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट और वो डिफरेंट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट बाद में कर लिए गए और उन पे स्टडी की गई है। तो फिर उसके बाद जो भी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है उनको उसका नाम दिया गया, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे और पॉइंट है, एवरीथिंग अराउंड इज आइदर मैटर और एनर्जी, ठीक है। जो भी हमारे आसपास दिख रहा है, ठीक है, वो सारा या तो आपका मैटर की फॉर्म में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो चीज आपको विजिबल है परफेक्टली, जिसको आप टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैटर। और बाकी का जो फॉर्म है वो आपका एनर्जी का फॉर्म, ठीक है। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर, आ रही है। ओके, ठीक है। तो या तो एनर्जी का फॉर्म है या फिर आपका मैटर का फॉर्म, राइट। तो जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसका फिजिकल अपीयरेंस आपका रहता है, वो आपका मैटर होगा, बाकी आपका एनर्जी का फॉर्म। तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन को पहले समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैन लिक्विड फ्लोट, क्या आपके लिक्विड फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो फ्लोट करने का मतलब क्या है, एक ये जैसे फ्लोट में अगर बात करते हैं तो हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो कोई सा भी सॉल्वेंट है, जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका इस बीकर के अंदर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इस वाटर मॉलिक्यूल में कोई भी आपने सॉल्यूट डाला, ठीक है, तो वो सॉल्यूट आपका फ्लोट करता है या नहीं करता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा इसकी डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। जो भी हम स्टडी करते हैं डेंसिटी एंड मास के ऊपर, उस पर डिपेंड करेगा कि वो फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा। वाटर में देखा कि जो भी लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं वो इजीली आपके फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिक्विड ऑक्सीजन आपकी फ्लोट कर रही है। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ क्या एक एक्सपेरिमेंट है, दिस इज बेसिकली अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया जा रहा है कि दो साइड मैंने क्या लगा के रखी है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लगा दी, ठीक है। अब इन मैग्नेट्स में के बीच में मैंने क्या करा, लिक्विड ऑक्सीजन को मैंने जैसे यहाँ पे एंटर कराया। तो लिक्विड ऑक्सीजन आपको पता है कि ऑक्सीजन O2 जो है, O2 अगर मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो शायद इस पे भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किए थे पैरा और डायमेट्रिक प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ऑक्सीजन एमोटिक कोऑर्डिनेट तो आपकी पैरामेट्रिक होती है, बट आपकी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन के पर्सन थ्योरी है, तो वहां पे अगर मैं बात करता हूँ डायमेट्रिक, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक तरीके से पेयर्ड ही दिखते हैं। लेकिन एमओटी इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाती है जहां पे ये मॉलिक्यूल कैसे होते हैं पैरामेट्रिक। अगर ये पैरामेट्रिक, तो ध्यान रखने वाली बात होती है
कि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में, ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड जा रहा है, अगर वो पैरामैग्नेटिक है, कैसा है, पैरामैग्नेटिक, तो ही वो अट्रैक्शन और अट्रैक्शन को फील करेगा, या अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी वो फील करेगा। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर्ड है, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन, सपोज ऐसे मान लो कोई भी कंपाउंड ऐसा जो आपका डायमैग्नेटिक हो, तो उसके साथ तो कुछ आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होने वाली है नहीं उसमें, तो क्योंकि मैग्नेट के लिए या मैग्नेटिज्म को फील करने के लिए जो भी कंपाउंड्स अगर मैग्नेटिज्म को फील कर रहे हैं, तो वहां पे उनका पैरामैग्नेटिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो एक्चुअली वो आपका पैरामैग्नेटिक है, जैसे हम डालेंगे इसको लिक्विड ऑक्सीजन को यहाँ पे इन दोनों मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में, तो एक्चुअली अब फ्लोट करती है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगी, ये फ्लोट करेगी। तो अब इसमें पॉइंट वही है कि ऑक्सीजन आपका पैरामैग्नेटिक है तो फ्लोट कर रहा है। अच्छा, ऐसे कोई भी कंपाउंड जो डायमैग्नेटिक होंगे फ्लोट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेटिज्म को फील नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन। जैसे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट पॉइंट, अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड वेरियस कांस्टिट्यूएंट टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो पहला पॉइंट वो है कि केमिकल बॉन्ड एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हमारा चैप्टर है, तो इसमें केमिकल बॉन्ड का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। तो केमिकल बॉन्ड को मैं इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ, केमिकल बॉन्ड बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। दिस इज बेसिकली ए अट्रैक्टिव फोर्स, एक पर्टिकुलर टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स, और कहाँ पे वर्क करता है, टू एटम्स के बीच में वर्क कर सकता है, ठीक है, या फिर टू मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका ये वर्क कर सकता है, या टू डिफरेंट कैटाइंस एनाइंस के बीच में वर्क कर सकता है। और जहां से जो भी नया मॉलिक्यूल बनेगा वो आपका स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, आपका स्टेबल होगा। तो एक कोई ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स के बीच में है, मॉलिक्यूल्स के बीच में है, आयंस के बीच में है, और वहां पे वर्क कर रहा है, वर्क करने के बाद एक नया कंपाउंड जनरेट कर रहा है जो बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल आपका फॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसको मैं ऐसे भी रिलेट कर सकता हूँ, द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड वेरियस कांस्टिट्यूएंट टुगेदर, उसमें एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं, ठीक है, इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज, ठीक है। तो उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है कि पहले रिएक्शन लिखी है H2 + Cl2 देन फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ HCl। तो इसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन के साथ जो क्लोरीन है ये आयोनिक बॉन्ड है, तो ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉपलेट हाइड्रोजन कंप्लीट हो रहा है और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। तो इसलिए हम लोग प्रॉपर्टीज से बात करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल के अंदर जिन कंपाउंड के बीच में डेल्टा En की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, वहां पे उस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी भी उतनी ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे शेयरिंग के बीच में बोल सकते हैं कि दिस कंपाउंड इज एक्चुअली ए कोवैलेंट कंपाउंड। बट आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड में आपको अच्छे से पता है कि मेटल होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए, और प्लस उसके साथ एक परफेक्ट नॉन मेटल होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, लाइक हैलोजन फैमिली। तो हैलोजन फैमिली से आने वाला यहाँ पे जो क्लोरीन है, हाफ मोल्स ऑफ Cl2 है, यहाँ पे आपका सोडियम। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, बिकॉज सोडियम जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्यों इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, और क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो जिससे यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन होगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो आप थोड़ा ध्यान रखो, आयोनिक बॉन्ड कहाँ बनता है, आपके जो एस ब्लॉक की जो मेटल है, एस ब्लॉक की जो मेटल है फर्स्ट है, सेकेंड है, और हेलोजन फैमिली की जो आपके एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये जनरली आपस में क्या करते हैं, ये जनरली आपस में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी आपके जितने भी बाकी और डिफरेंट पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कोवलेंट बॉन्ड या फिर आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। डी ब्लॉक टाइप जो मेटल्स होते हैं वो आपके वहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम कंबाइन क्यों होते हैं। नेक्स्ट है व्हाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल, कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। व्हाई डू सम एटम्स कंबाइन व्हाइल सर्टेन अदर्स डू नॉट, कुछ एक एलिमेंट से कंबाइन करते हैं, कुछ कंबाइन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जीनोन, जीनोन के साथ देखो क्लोरीन की रिएक्शंस आपको बहुत ही आराम से देखने को मिलते हैं डिफरेंट रेशियो के अंदर,
बाकी नोबल गैसेस के साथ आपकी क्लोरीन बाकी हेलोजन सेक्शन नहीं करते हैं, कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ठीक है। व्हाई डू मॉलिक्यूल्स फॉर डेफिनेट शेप, फिर उनका जो डेफिनेट शेप है वो किस तरीके से डिफाइन होगा, उनकी जो ज्योमेट्री होगी, ठीक है, वो किस तरीके से आपकी डिफाइन होगी। कार्बन के दौरान देखो हाइड्रोजन आ रहे हैं, आराम से कंबाइन हो जाते हैं, कार्बन से कार्बन कंबाइन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखने को मिलती है। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सेंट्रल एलिमेंट कार्बन भी हो सकता है, बाकी अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं, और वहां पे कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स कहाँ पे कौन डबल बॉन्ड बनाता है, कौन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे ही पूरी की पूरी कहानी आपकी चलने वाली। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब जो आंसर होगा वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम पहले बात करेंगे, सबसे पहले बात करने वाले लेविस-कौशल थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो लेविस-कौशल थ्योरी एक्चुअली में है क्या? ओके, ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है, आवाज आ जाएगी, ठीक, ओके। हाँ। देखते हैं तो लेविस-कौशल थ्योरी एक्चुअली है क्या। सबसे पहले इसी थ्योरी पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो लेविस-कौशल थ्योरी सबसे फर्स्ट थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब बेसिकली वही है अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा हमारा मॉलिक्यूल उतनी अधिक क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। और जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन जितना ज्यादा होगा, हमारा मॉलिक्यूल वहां पे फॉर्म ही नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मतलब बॉन्डिंग होना, चाहे वो बॉन्डिंग किसी भी टाइप का हो, चाहे वो आपका आयोनिक बॉन्ड हो, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, चाहे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो, कोई भी वंडरबॉल टाइप का टाइप हो, कोई भी वंडरबॉल टाइप जो फोर्सेस हैं उसमें टाइप्स हो सकते हैं। तो हर जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यूज आपको डिफाइन की जाती है। तो पहली थ्योरी यही है कि लेविस-कौशल थ्योरी। तो लेविस-कौशल थ्योरी में जो ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया वो ऑक्टेट रूल को, ठीक है, ऑक्टेट रूल को उन्होंने फोकस किया है लेविस-कौशल। तो कौशल जो लेविस सिस्टम तो आपको पता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, दो डिफरेंट साइंटिस्ट है यहाँ पे, लेविस नाम है, एक आपका कौशल नाम है, ठीक है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो आपको पता है, लेविस डॉट जैसे हम लोग कोई भी जैसे H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल को कैसे हम बनाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर, जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, वन एटम यहाँ पे, वन एटम यहाँ पे, ये इसके साथ शेयर्ड हो रहा है, ठीक है। इसके जैसे अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करता हूँ, N2 गैस के बारे में, तो नाइट्रोजन 1 2 3, इधर भी 1 2 3 नाइट्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। हम ऑक्टेट के बारे में बात करते हैं तो ये इसको करेगा, ये इस तरीके से डिफाइन करेगा। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो लेविस का जो एक्सप्लेनेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो कौशल थ्योरी जो है वो एक्चुअली डिफाइन करती है ऑक्टेट को। ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो आपकी बैलेंस सेल में दिखने चाहिए। तो उसी के रिस्पेक्ट में दे वर द फर्स्ट टू प्रोवाइड ए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बैलेंस, ठीक है, व्हिच वर बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस की इनर्टनेस को लेके इन्होंने ये डिफाइन किया। तो उन्होंने क्या बोला लेविस-कौशल ने कि जो एटम है उसमें दो पार्ट, एक पार्ट कर्नेल है, कर्नेल आपको शायद मैंने पहले बताया था, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी न्यूक्लियस एंड इनर सेल, न्यूक्लियस और जो इनर सेल आपको दिख रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी एटम के अंदर जो मान लो ये है, यहाँ पे इनर सेल कुछ इस तरीके से मान लो, ये आपकी आउटर सेल है, ठीक है, दिस इज आउटर सेल। बाकी सारी की सारी सेल ही जो आपको अंदर वाली दिखनी है आपकी इनर सेल है, ये आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एंड इनर सेल को उन्होंने बोला है कर्नेल, और आउटर सेल आपको यहाँ पे दिखती है, ठीक है। तो आउटर सेल उन्होंने ऐसा बोला कि भाई जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो कर्नेल पार्ट है किसी भी एटम का जहाँ पे न्यूक्लियस और इनर सेल्स हैं वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आउटर सेल को जो इलेक्ट्रॉन्स जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए। तो जॉन जॉन से कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा जब आपके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, शेयर होंगे या ट्रांसफर होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। ऐसा मानना था लेविस-कौशल का, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है कि ये देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है, उन्होंने यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिखी, भाई कोई भी स्ट्रक्चर जो है, कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, बॉन्डिंग होने के बाद वो क्यूपी फॉर्म लेता है, ऐसा उन्होंने मान के चला है कि सॉलिड सबसे क्या है, सॉलिड सबसे स्टेबल फॉर्म होती है सॉलिड लिक्विड गैस में,
ठीक है। तो जब भी एटम आपस में कंबाइन हो तो सॉलिड फॉर्म में या फिर लिक्विड फेज में या फिर गैस की फेज में, तो उन्होंने मान लिया कि सपोज सॉलिड फेज में, यहाँ पे हम मान के चलते हैं फ्लूइड फॉर्म, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे वन एटम लिया, तो मतलब दिस इज ऑलरेडी इनकम्प्लीट वन एटम है। नेक्स्ट एटम उन्होंने फिर से इंक्रीज किए हैं, देखो यहाँ पे इस तरीके से अभी 4 ही एटम हुए हैं, तो अभी भी स्टिल इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो नीचे भी उन्होंने फिर एक एक करके एटम्स को ऐड करना स्टार्ट किया, तो टोटल यहाँ पे उन्होंने क्यूब में देखा कि भाई यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का मिलता है आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, ठीक है, एलिमेंट्स, ऐसा स्ट्रक्चर अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मिल रहा है जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो मॉलिक्यूल अपने आप में क्या होगा, स्टेबल होगा। ऐसा माना था लिविंग पर्सन का। समझ में आ रहा है? क्लियर यस है? सर। और इन्होंने इस चीज को और ज्यादा फोकस किया था कि एवरी एटम टेंड्स टू अटेन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एवरी एटम टेंड्स टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है। तो नियरेस्ट नोबल गैस है, जैसे मैं बात करूं, देखो ध्यान से, फर्स्ट पीरियड की बात करूं, चलो, तो फर्स्ट पीरियड में कौन सी नोबल गैस मिलती है? आपको हीलियम मिलती है। नेक्स्ट में कौन सी मिलेगी? नियॉन मिलेगी। देन इज आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है, और इस तरीके से आपका रेडॉन। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, क्या वो जब भी शेयरिंग करेंगे या जब भी वो एलिमेंट्स दूसरे एटम से कंबाइन होंगे, तो उनका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरह जाना चाहिए, नेक्स्ट का नियॉन की तरह जाना चाहिए, क्योंकि डिस्कवरी हो चुकी है उस समय इन गैसेस की। नेक्स्ट आपका आर्गन की तरह जाना चाहिए, नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट क्रिप्टॉन की तरह। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जो भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं जिस पीरियड के, जब वो किसी से कंबाइन हो रहे हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, वो नोबल गैस, जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी तरह जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। अगर इस तरीके से अगर कोई भी एटम दूसरे एटम से कंबाइन होके अगर नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, तो इसका मतलब ऑक्सीड और डुप्लीट, तो डुप्लीट प्लस ऑक्टेट, डुप्लीट कहां पे यूज करेंगे हम लोग? हीलियम के लिए। बाकी सभी के लिए क्या होगा? आपका ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल होगा, ऐसा उनका मानना है। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो चलो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, तो सोडियम प्लस 1 में चेंज हुआ है और 1 इलेक्ट्रॉन से रिलीज किया है, बिकॉज ऑफ इट्स लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ क्लोरीन, और क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बहुत अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस इलेक्ट्रॉन करेगा, और यहाँ से आपका फॉर्म हो जाएगा Cl-1। समझ पा रहे हैं? अगर दोनों एक्शन को मैं कंबाइन करके लिखूं, तो यहाँ से कौन सा पार्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बाकी बाद में बैलेंसिंग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आपका अगर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात हो, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ जरा? ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p 6 11 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, तो 2 4 हाँ। 6 10 और से आपका 3s1, तो दिस इज बैलेंस। तो जब इलेक्ट्रॉन से निकला तो 3s को बाहर निकल गया, तो यहाँ पे ये देखो आप सेकंड आपके जो ऑर्बिट है, तो सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद देखो स्टेबल हो रहा है। और क्लोरीन के बारे में बात करो, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन? तो क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 1s2 2s2, नेक्स्ट इज 2p6 हो जाएगा, यस। 3s2 हो जाएगा और 3p5 हो जाएगा। तो हाँ। अब जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो यहाँ से 3p5 से 3p6 हो गया। तो देखो यहाँ से जो थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 6 यहाँ पे हो जाएंगे, तो 2 + 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पे हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा NaCl, ये आपका बॉन्ड आयोनिक होगा, बिल्कुल ये बॉन्ड आयोनिक होगा, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट दोनों जगह देखने को मिल रहा है। तो हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द की पॉइंट, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये समझा कि इलेक्ट्रॉन चाहे किसी एलिमेंट से रिलीज हो रहे हो, चाहे कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा हो, वहां पे ऑक्टेट आपका कंप्लीट होगा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो लिविंग फॉस्सिल के अकॉर्डिंग हमारा जो स्ट्रक्चर है या जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही परफेक्टली आपका स्टेबल होगा। इतनी बात समझ में आ गई है? अच्छा, ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हो गया था बताओ जरा? 1s2 2s2 2p6 मतलब 2 2 4 6 10, 10 का मतलब क्या हो गया? नियॉन, नियॉन की तरह एक्ट कर रहा है। नीचे वाला क्या हो जाएगा जरा बताओ? यहाँ पे ये आपके 2 2 4 6 10 2 12 12 हो गया, 12 और 6 कितना? 18, 18 का मतलब ये क्या हो गया? आर्गन। तो हाँ। आर्गन की तरह एक्ट कर रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर।
ओके ठीक है, तो लिविस का समझ में आ गया कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको वैलेंस शेल में दिखनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, लिविस पोस्टुलेट दैट एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखेगा। बाकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग का मतलब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि पीरियड टेबल के रिस्पेक्ट में जो भी कहानियां वो यहाँ पे बताई गई, अभी हम लोग अभी मैंने आपको डिस्कस भी करी है, जस्ट अभी डिस्कस किया, इसको एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे बोला है कि इन पीरियोडिक टेबल highly electronegative halogen and highly electropositive alkali metal are separated by the noble gases। क्यों? क्योंकि alkali metal तो आपको सबसे पहले तो वो एस ब्लॉक के अंदर alkali metal यहाँ मिल जाते हैं, राइट। और इधर अगर आप देखो तो जो आपकी नोबल गैसेस, जो आपकी नोबल गैसेस तो सबसे लास्ट में मिलती हैं। 18th ग्रुप आपको देखने को मिलती है, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, कोई बैलेंस ही नहीं होती है, इसे जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। उसके पहले आपका 17 आता है, तो मतलब 17 के बाद में क्या आ रहा है 18, 18 के बाद में आपको घूम के आओगे पूरा तो आपको फिर से मिलेगा। तो मतलब जो नोबल गैसेस हैं ये बीच में आते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब एल्किली मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे बिकॉज ऑफ इट्स लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, तो ये भी नोबल गैस की तरह फॉर्म हो जाएंगे। और जब 17th वाला जो ग्रुप के एलिमेंट जो हैलोजन फैमिली है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, तो वो भी आपके हेलोजन की तरह ही, वो भी आपके इनर्ट गैस की तरह ही फॉर्म हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो यहाँ पे बताया गया हेलोजन को लेके N+ and N- अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी मैंने आपको समझाया था। तो एक कैटायन आपका बनेगा N+, दूसरा एनाइन है X-। तो आपके दो अपोजिट चार्ज स्पीशीज है, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको बाद में हम लोग आयोनिक बॉन्ड के नाम से भी कॉल करते हैं। आपको मैंने पढ़ाया भी है सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर, यस सर। जो आपके सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में भी आपको पढ़ाया है, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाया है। तो आयोनिक कंपाउंड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप बताए सकते हैं। बाकी देखो ये नोबल गैस यहाँ पे इधर 17, ये 1 जब मूव करे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो यहाँ पे ये इधर से ट्रेवल करेगा। बाकी ये पूरी पूरी आपको मैंने कहानी पहले बता दी। अब लिविस क्वेश्चन की बात चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को और समझते हैं। यहाँ पे atoms can combine either by transfer of valence electrons between atoms or by sharing of valence electrons to complete octet in valence shell। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे एक एटम बताया गया, तो एटम के अंदर देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल के अंदर ही या तो डुप्लेट पूरा होगा या फिर आपका ऑक्टेट पूरा होगा। डुप्लेट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन। तो या तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद आपका ये स्टेबिलिटी होगी या फिर इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉन्ड formed a result of electrostatic force of attraction between positive and negative ion is called ionic or electrovalent bond। ठीक है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे आपको बताया गया है। इसमें है क्या, कोई पॉजिटिव चार्ज, ये आपका देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो आपका आयोनिक बॉन्ड होगा, जिसको हम लोग बहुत बार इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम ने देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, क्लोरीन एक्सेप्ट किया है, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंस का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन। तो इलेक्ट्रोवैलेंस का जो एक्चुअली मीन है वो समझो है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं ना, तो इलेक्ट्रोवैलेंस का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज ऑन द आयन। वो आयन कैटायन हो सकता है, वो आपका एनायन हो सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो भी आयोनिक कंपाउंड बनते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जितने भी आयोनिक कंपाउंड बनते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों होते हैं न्यूट्रल? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग इसे बैलेंस कर लेते हैं। जैसे सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करूं, कितना होगा बताओ, कितना यूनिट चार्ज है अपन? कैल्शियम इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 2, +2 चार्ज में आता है। एल्यूमिनियम देखो +3 में आता है, यस इलेक्ट्रोवैलेंसी आती है। क्लोरीन की बात करते हैं, 1 एक्सेप्ट करने के बाद ये -1 में आता है। तो दीज आर द इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कि एक्चुअली बैलेंसी होती है। बैलेंसी का मतलब क्या है? वहां पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लिखने की कोई जरूरत नहीं है इन केस ऑफ बैलेंसी।
लेकिन जब क्वेश्चन में उसने इलेक्ट्रोवैलेंसी लिख दी है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल के साथ जो भी मैग्नीट्यूड है, जो भी नंबर है, आपको उसको उसको सिंबल के साथ लिखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लिखना है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंस। तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर हम लोग ऑब्वियसली प्लस और माइनस चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, या वो +1 है, -1 है, +2 है, -2 है, जो भी है। तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी कॉल करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंस का मतलब आपको समझना आ गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो ये इनिशियल है, यहाँ पे जो किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है ये देखो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म हुआ है और इलेक्ट्रोवैलेंसी के बेस पे भी पूरा अभी बताया। नेक्स्ट है आपका जो क्रिस्टल लैटिस, जब ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है तो NaCl जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। और NaCl का स्ट्रक्चर हम लोगों ने आपकी सॉलिड स्टेट जो चैप्टर पढ़ाया था, तो सॉलिड स्टेट के अंदर बहुत ही क्लियर आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि सोडियम की पोजीशन क्या होगी और क्लोरीन की पोजीशन क्या होगी, नियरेस्ट नेबर एटम्स कौन से होंगे। तो इसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, थर्ड नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने वहां पे डिस्कस किए। तो ये क्रिस्टल लैटिस यहाँ पे बन गया NaCl का, वो तो आपका 1 मोल NaCl का फॉर्मेशन हुआ था। और यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत सारे सोडियम और क्लोरीन है, और उसके बाद NaCl आपको इस तरीके से आपको सॉल्ट दिखाई देता है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड जो है उसके फॉर्म होने की कंडीशन क्या है। तो आयोनिक बॉन्ड के फॉर्म होने की जो बेसिक कंडीशन है, पहली कंडीशन है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए दो एटम के बीच, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, आपको अच्छे से पता है कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो खासकर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और जैसे जैसे हम लोग एस ब्लॉक से देखो यहाँ से मैं इसकी तरफ मूव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है, क्यों बताया गया उसको बात समझो कि जैसे ये पीरियोडिक टेबल है तो टॉप टू बॉटम आने पे, टॉप टू बॉटम ट्रेवल करने पे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी विल इंक्रीज। तो नीचे वाला एलिमेंट कौन सा मिलता है बताओ, फर्स्ट में चीजें मिल जाता है, ठीक है। हाँ। इधर पर अगर बात करें तो नोबल गैस को छोड़ तो यहाँ पे मिलता है फ्लोरीन। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है। तो चीजम सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हो जाएगा बताओ जरा। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ऑब्वियसली कौन सा होगा, फ्लोरीन ही होगा, ठीक है। नेगेटिव होगा यहाँ पे, ये आपका फ्लोरीन होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये सीक्वेंस आपको बताया गया कि अगर मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूँ तो आयोनिक करेक्टर जो है ना, जो आयोनिक करेक्टर का जो डिफरेंस है या फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वो आपको इस ट्रेंड में आपको मैक्सिमम दिखाई देगा चीजम और फ्लोरीन की रिस्पेक्ट में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? हाँ। क्योंकि चीजम सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन है। तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रेंड आपको इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पहली कंडीशन तो क्या है, डिफरेंस होना चाहिए भौतिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। नेक्स्ट पॉइंट है लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में क्या होना चाहिए, खास कंडीशन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपकी लो होनी चाहिए। जितनी अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होगी, तो मुझे बताओ एल्किली मेटल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे लो होती है, बताओ जरा। सबसे सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कहाँ पे कम होती है? तो सिंपल सा आंसर है, कहाँ पे होगा आपका सीजियम। तो मैं टॉप टू बॉटम अगर मैं मूव करता हूँ तो टॉप टू बॉटम मूव करने पे जो आयोनिक करेक्टर की जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना है, क्योंकि यहाँ पे पहला एलिमेंट बहुत छोटा होगा, नीचे जाने पे साइज आपका बढ़ता जाएगा, तो बैलेंस सेल न्यूक्लियस से तो दूर होती जाएगी ना, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। देखो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सन भी बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो सीजियम है वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये बात समझ में आ गई, दो कंडीशन। यस। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड कंडीशन। तीसरी कंडीशन है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको मिलते हैं पी ब्लॉक में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करी जा रही है तो फिर आपके हेलोजन आते आएंगे। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैंने भी पढ़ाया भी था, स्टार्टिंग बोला भी था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। जितना जबरदस्त एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं आपके एस ब्लॉक से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे एस ब्लॉक से, तो एस ब्लॉक की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम है
तो s ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो आपके हेलोजन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि हेलोजन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बहुत अच्छी खासी होती है, तो जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि एस ब्लॉक ने जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एस ब्लॉक के एलिमेंट ने जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो रिलीज करने पे वो क्या हो गए, वो आपके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने एक्वायर कर लिया। और पी ब्लॉक में जो हेलोजन फैमिली के एलिमेंट उन्होंने जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो ये भी नोबल गैस की तरह आपको फॉर्म हो गए। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई है। लास्ट कंडीशन है हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था मैंने। लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड फॉर वन मोल, मतलब एक पॉजिटिव पार्ट है कैटायन, दूसरा पार्ट आपका एनायन है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए। तो कंबाइन होने के बाद यहाँ से बन गई कंपाउंड एबी। एबी कंपाउंड इज बेसिकली आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पे आयनिक सॉलिड आपका फॉर्मेशन होगा। तो लैटिस एनर्जी मतलब क्या है कि जब दो कैटाइन एनाइन आपस में कंबाइन होंगे तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज। जैसे आपको बहुत ही सिंपल टर्म मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा कि जैसे कोई भी दो कंपाउंड ले लो आप, एक यहाँ से A प्लस है, एक आपका B माइनस एनाइन, जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद अगर प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी बढ़ती है, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज होता है, वो पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन में आपको अगर मैं लूं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये यहाँ पे भी क्या होता है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन देखने को मिलती है। तो इसके बाद यहाँ से बनता है सॉल्ट और बन जाता है आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो सॉल्ट विल स्टेबल थ्रू लैटिस एनर्जी, ठीक है, और आपका वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल थ्रू आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबल होता है। तो मतलब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। हीट क्या होती है, रिलीज, लगभग 13.6 किलो जूल समथिंग एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से अगर ज्यादा हो रही होती है, तो उस केस में एनर्जी क्या होती है, एनर्जी आपकी हमेशा रिलीज होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। मैं 99% केस की बात कर रहा हूँ, 99% रिएक्शन के अंदर यही देखने को मिलेगा, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्शन से अधिक होगी तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब जो एनर्जी रिलीज हुई है, तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है कि यहां से बी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिलीज किया है। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो एनर्जी थी रिएक्टेंट के पास वो अधिक थी। आपको यही समझ में आ रहा होगा कि सर रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है वो अधिक है, उसमें से कुछ एनर्जी तो यूज हो चुकी है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, अब कुछ एनर्जी जो बची हुई एनर्जी थी रिएक्टेंट की वो आपकी रिलीज हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है। ये बात समझ में आ रही है? तो जो एनर्जी यहाँ पे यूज हुई थी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, जो एनर्जी आपकी यूज हुई थी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, तो अगर उस कंपाउंड को आपको ब्रेक, बिकॉज दिस कंपाउंड इज टोटली स्टेबल, तो अगर इस कंपाउंड को ब्रेक करना है तो मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पे आपकी जब इन आयंस को क्लोज आने के लिए जितनी एनर्जी यहाँ पे यूज हुई थी, उतनी ही एनर्जी आपको यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी उस 1 मोल आयोनिक सॉलिड को ब्रेक करने के लिए। तो दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। समझ में आ गया यहाँ पे? हाँ सर। ओके, 1 मोल लैटिस को ब्रेक करने के लिए। नाउ हम फिजिकल स्टेट क्या है, तो फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहला है एट रूम टेम्परेचर आयोनिक कंपाउंड्स एक्ट आइदर इन सॉलिड स्टेट और इन सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, सॉल्यूशन फेज में मिलेंगे या फिर आपको मिलेंगे सॉलिड स्टेट में। कभी भी गैसेस फेज में देखने को नहीं मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है फिजिकल स्टेट में। सेकंड बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो इस टर्म को ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा टर्म है, बहुत बार इसके क्वेश्चन आए भी हैं और पूछे भी गए हैं, आ भी सकता है। तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है कि डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स हों लेकिन उनकी सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हों। जैसे यहाँ पे आपको बोला गया FeSO4.7H2O एंड बोला गया मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O। तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो आपका कैसा होता है, सिमिलर, लेकिन आयोनिक कंपाउंड दोनों कैसे हैं, डिफरेंट। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन ये बात समझने की है कि आइसोमॉर्फिज्म के अंदर दो कंपाउंड मैंने बोले कि एक कंपाउंड ए है एक कंपाउंड बी है, मुझे कैसे पता चले कि दोनों आपस में आइसोमॉर्फिज्म है? तो क्या करना है कि वहां पे जब भी उनको आप आयोनाइज कराओगे, आयोनाइज कराने के बाद लगभग जो आपके कैटायन और जो एनायन है उनके पास सेम चार्ज आपको मिलेगा, सेम चार्ज मिलेगा, और एज वेल एज जो नंबर है, नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ जो एनायन होगा,
वो भी आपका सेम होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम में देखो 1 मैग्नीशियम आपका यहाँ पे कैटायन है, या Fe में देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या है Fe+2 है, ये भी आपका 1 एटम है। चार्ज की बात कर लो तो वो भी आपका +2 है। सल्फेट में चार्ज -2, बाकी 7 वाटर मॉलिक्यूल। तो कंप्लीट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखता है, यहाँ पे कोई ऐसी बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं दिए जाएंगे नीट के अंदर। तो सिंपल से यहाँ पे आप पहचान सकते हो कि ये आपके कौन से आइसोमॉर्फिक कंपाउंड है, मतलब डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड होंगे पर उनके जो क्रिस्टल लैटिस होंगे, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके सेम होते हैं, उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक। नाउ कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट बिहेव एज नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। मैंने बताया था अगर मैं लिखूं यहाँ पे सॉलिड NaCl, तो सॉलिड NaCl में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैरियर कुछ भी नहीं है। तो सॉलिड फेज के अंदर आयोनिक कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फेज एंड एक्वस फेज। ठीक है, उसमें ये कर, क्योंकि वहां पे कैटाइंस और एनाइंस आपको मिलेंगे जो चार्ज कैरियर होंगे, तो आराम से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। नेक्स्ट सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है सारे के सारे, तो अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं आपके आयोनिक कंपाउंड, तो उनको पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए सॉलिबिलिटी के लिए। जैसे लाइट डिसॉल्व लाइट की जो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे होगी आयोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको बताया गया है, ये देखो यहाँ पे सॉल्ट है, थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये देखो आपका यहाँ पे सॉल्ट दे रखा है, सॉल्ट को यहाँ से देखो लिया गया है, यहाँ से सॉल्ट को लेने के बाद ये देखो इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं, एटम्स इन क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, आपको ऑलरेडी पता है। और यहाँ पे आपको अच्छे से मैंने बताया था कि जो सोडियम प्लस जैसे वाटर मॉलिक्यूल से कॉन्टेक्ट में आएगा NaCl, तो NaCl जैसे वाटर मॉलिक्यूल से कॉन्टेक्ट में आएगा, तो आने के बाद यहाँ से क्या होगा Na+ एक्वस और आपका Cl- भी एक्वस। तो Na+ एक्वस का मतलब ये है कि सोडियम प्लस के आसपास वाटर मॉलिक्यूल जो एक्चुअली देखा वो डाइपोल की फेज में, प्लस और माइनस की फेज में। तो यहाँ पे डाइपोल की फेज में क्या होगा, इसको हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में पढ़ा था। तो माइनस और प्लस की फेज में इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इकट्ठे हो गए। Cl- के आसपास बात करेंगे तो यहाँ भी आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, तो भी डाइपोल की फेज में प्लस और माइनस इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा आपका इकट्ठा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब NaCl क्या था, वो आयनों के नेचर था, वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो आयनों के नेचर। तो देखो ये पूरा का पूरा जो पानी दिख रहा है ना, ये पानी, इस पानी को हम बोल सकते हैं दिस इज एक्चुअली सॉल्टेड वाटर। ठीक है, दिस इज एक्चुअली सॉल्टेड वाटर। यहाँ पे पानी के साथ आपको NaCl डाल दिया गया है और वो इस तरीके से फॉर्म मिलेगा। तो वो ध्यान से आपको बिल्कुल ऑब्जर्व हो रहा होगा, ध्यान से समझो। ये मैं थोड़ा और जूम करके आप देख सकते हो। Cl- के आसपास देखो वाटर मॉलिक्यूल डाइपोल की फेज में लगे कि नहीं लगे हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ देखो सोडियम के आसपास किस तरीके से देखो यहाँ पे एक्यूमुलेट है Cl-, और इस तरीके से पूरा का पूरा जो NaCl था वो धीरे धीरे आपका एक Cl-, Na+, Cl-, Na+ आपके बाहर निकलते जा रहे हैं, और पूरा का पूरा जो पानी था वो आपका वाटर था, वो आपका हो चुका है सॉल्ट। क्या आपको बात समझ में इतनी आ रही है यहाँ तक? ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट मैं प्रोसेस की बात करूंगा कि NaCl का जो सॉल्वेशन होगा, जब सॉल्वेशन होगा तो सबसे पहले NaCl आपका जो सॉलिड है वो आपका डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज कौन सी एनर्जी करते हैं, मतलब लैटिस एनर्जी। 1 मोल NaCl को ब्रेक करने के लिए, बिकॉज इट इज सॉलिड, तो लैटिस एनर्जी टर्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ से क्या मिलेगा, Na+ गैस की फेज में आ गया और Cl- भी क्या हो गया, गैस की फेज में आ गया। अब आपको पता है कि जो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, हम लोग आयोनिक एनर्जी की बात करते हैं, तो वहां पे मैं एक टर्म यूज करता हूँ, क्या, आइसोलेटेड गैसेस एटम। याद होगा हम लोग वहां पे यूज करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम के बारे में हम लोग बात करते हैं, आइसोलेटेड मोनोटोमिक गैसियस एटम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म आ गए, तो दोनों ही गैस की फेज में। जब तो जितने भी आयन्स होते हैं बेटा वो गैस की फेज में होते हैं। अगर इसके सामने अगर आप बात करो, अगर आपको यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना था, तो वो तो रिलीज होकर यहाँ पे गैस की फेज में आ चुका है। Cl- एक्चुअली यहाँ से हुआ क्या होगा, पहले सोडियम ब्रेक हुआ होगा, यहाँ से Cl ब्रेक हुआ होगा, सोडियम ने फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया होगा, वो Cl- की तरफ मूव किया होगा, और Cl कन्वर्ट Cl- में हो गया होगा, और सोडियम कन्वर्ट Na+ में हो गया होगा। एक स्टेप यहाँ पे स्टेप करके आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म और आने वाले हैं, क्या, कि जब सोडियम से सोडियम +1 में जाएगा तो यहाँ पे आयनेशन एनर्जी टर्म यूज होगी, मतलब उनको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी।
और जब Cl से Cl माइनस में जाएगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी आपकी रिलीज होगी, बिकॉज इट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेस्ट। ठीक है, तो दो टर्म इसमें और आते हैं। तो उसके आने के बाद अब देखो इनके सामने क्या होगा, सीधा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आपका आ चुका है। ये से कंबाइन करेगा तो ये आपका बनेगा हाइड्रेटेड फॉर्म, जो आपको यहाँ पे देखने को देखो मिल रही है। ये पॉजिटिव पार्ट है, उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल लगा है, नेगेटिव पार्ट है Cl माइनस, उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल लगा है। तो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रेटेड एनर्जी क्या होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। एक बात सुनो ध्यान से, जब भी कभी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन में एक टर्म ध्यान रखना होता है कि हाइड्रेटेड एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। अगर ऐसा होगा तो ही आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उस सॉल्यूट की सॉल्वेंट के साथ परफेक्ट होगी। अगर क्वेश्चन में कहीं ऐसा कि लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जा रही है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो उस केस में कभी भी आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। देखो लैटिस एनर्जी क्या है, अपन को देनी पड़ती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, वो रिलीज होती है। जब वाटर मॉलिक्यूल कैटायन एनायन के आसपास जब लगते हैं, जब एक्यूमुलेट होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं कैटायन एनायन के आसपास, तो उस केस में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे बोला कि सपोज हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है 60 किलो जूल, यहाँ पे लैटिस एनर्जी अपन ने कितनी 50 किलो जूल। तो लैटिस एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी अधिक है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, परफेक्ट हो जाएगी। इफ एनी केस अगर हाइड्रेशन एनर्जी आपकी 50 हो जाती और लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू अगर आपके यहाँ पे 60 हो जाती, तो फिर आपका वो जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको कंडीशन और ध्यान रखनी पड़ेगी कि हाइड्रेशन एनर्जी अधिक होनी चाहिए लेटेस्ट एनर्जी। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है लैगमोर इंट्रोड्यूस द टर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनों के बारे में आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम धीरे धीरे बात करने वाले हैं कोवैलेंट। तो आप पहले मुझे ये बताओ जो केमिकल बॉन्ड है, तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं बताओ जरा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बाकी आपकी वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड, ध्यान देना, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। जितने भी इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ही आते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो पहला आपको मिलेगा कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट अगर बात करूं तो क्वाड्रेशन बॉन्ड हो गया। इसके बाद बात करें तो आयोनिक बॉन्ड हो गया। और अगर बात करें तो मेटालिक बॉन्ड हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो भी आपको बॉन्ड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कौन कौन से बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। देखो देखो जो हमारे केमिकल बॉन्ड है उसमें बेसिकली पहला टाइप आता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब इंटर एटॉमिक बॉन्ड। इंटर एटॉमिक बॉन्ड का मतलब कौन कौन से, कोवैलेंट बॉन्ड, क्वाड्रेशन बॉन्ड, आपके आयोनिक बॉन्ड और आपके मेटालिक बॉन्ड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैटेगरी में आते हैं। बात समझ में आ रही है? और इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, आपकी वीक बॉन्ड जो भी आएंगे उनसे अधिक होती है। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी भी अधिक होती है। इनसे वीक बॉन्ड, अब वीक बॉन्ड कौन कौन से होते हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। तो जो वीक बॉन्ड है उनकी बात करेंगे तो वहां पे यहाँ पे मिलता है इंट्राएटॉमिक बॉन्ड। वो ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है, इंट्रा, कौन सा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, इसको अपन इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड के नाम से भी कॉल करते हैं। तो वीक बॉन्ड जो होगा वो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, मतलब मॉलिक्यूल्स के साथ काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के साथ देखने को मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर एटम के साथ बॉन्ड बन रहा है तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वो कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, मेटालिक बॉन्ड हो सकता है। और वीक बॉन्ड में आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जब कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उस समय आपको इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जिसमें कौन कौन से बॉन्ड आपको देखने को, जैसे आपका पहला आ गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड आता है। सेकंड बात करते हैं तो जो भी आपके वैन-डर-वाल्स फोर्स है, तो वैन-डर-वाल्स फोर्स में कौन कौन से होते हैं आपको पता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो टाइप ऑफ वैन-डर-वाल्स फोर्स, जिसमें लंडन फोर्सेस आते हैं, जिसमें आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आता है, इसमें आपका इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन आता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन आता है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके जो भी इंटरेक्शन वहां पे देखने को मिलते हैं 4 to 5 टाइप, वो सारे के सारे वैन-डर-वाल्स फोर्स है। तो वैन-डर-वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दोनों क्या होते हैं, वीक फोर्स। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के साथ काम करते हैं, एटम के साथ काम नहीं करते हैं। जैसे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में अगर बताऊं तो आपको अच्छे से पता है कि एक HF मॉलिक्यूल ये है, तो दूसरा HF मॉलिक्यूल यहाँ पे डैश 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 देन आपका ये किस तरीके से कनेक्ट होगा। वाटर मॉलिक्यूल की भी कहानी कुछ इस तरीके से होती है। तो आपके ये मॉलिक्यूल के साथ काम करते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं
कि यहाँ पे आपका जो आयनिक बॉन्ड, जो आपका आयनिक बॉन्ड है या जो कोवलेंट बॉन्ड है या जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है या जो मेटालिक बॉन्ड है, वो हमेशा आपका स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वॉन डेर वाल्स फोर्स। और वॉन डेर वाल्स फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या कहते हैं आपको, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ध्यान आपको रखना है। अब आते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड, तो इतना समझ में आ गया स्ट्रांग बॉन्ड और वीक बॉन्ड के बारे में। नाउ कम्स Yes. कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली है, तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं जरा वो बताओ। तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में सबसे पहले 1919 के अंदर एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे आपका लिखा हुआ है लैंगवर्थ, इन्होंने आपका सबसे पहले डिफाइन किया था कोवलेंट टर्म 1919 में, और इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो पहले एक्चुअली कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग समझ लेते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो कोवलेंट बॉन्ड इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग होगी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आता आ रही है? जिसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, वो दो एटम्स की या तो आपकी सेम हो सकती है या फिर मैं बोलूंगा नियरली सेम होगी। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ जरा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम से कम होगा तो वहां पे या नियरली सेम होगा तो डेफिनेटली आपको वहां पे क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या था, कब किया था, कोवलेंट बॉन्ड का बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से आपको देखना। जैसे यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल देखो, जो यहाँ पे दिया सिंगल एटम इज द हाइड्रोजन, इसके पास ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, वन इज द कॉन्फिगरेशन। तो ये अपने डुप्लीकेट पूरा करना चाहेगा बिकॉज ये हीलियम की तरह बनना चाहेगा, 1s2 की तरह ये जाना चाहेगा, आपको मैंने पढ़ाया था अभी, ठीक है, नोबल गैस की तरह ये मूव करेगा। तो अपने एटम, दूसरे एटम हाइड्रोजन आएगा, उसी से शेयर्ड हो जाएगा। तो शेयर्ड होने के बाद देखो एक एटम ये भी है तो हाइड्रोजन, इसका भी आपका 1s1 कॉन्फिगरेशन होगा, दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो बीच में जो शेयरिंग हो रही है वो आपका डुप्लीकेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपका जो H2 होगा वो डेफिनेटली बन चुका है हीलियम की तरह, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो चुका है, 1s2 हो चुका है, जो हीलियम की तरह बिल्कुल है। तो यहाँ पे शेयरिंग करने के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिव तो है नहीं, आपको अच्छे से पता है। जैसे बोलूं मैं क्लोरीन यानी क्लोरीन, बताओ जरा क्या यहाँ पे कभी भी आयोनिक बॉन्ड मिलेगा? नहीं. बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं पूछूं आपसे नाइट्रोजन N2 मतलब होता है N ट्रिपल बॉन्ड, एंड बच्चे बोलते हैं सर ट्रिपल बॉन्ड आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ सेक्टर दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर, क्योंकि इक्वल शेयरिंग हो रही है ना, म्यूचुअल शेयरिंग। तो इस केस में ये भी बॉन्ड, ये भी कंपाउंड कैसा है, कोवलेंट, ये भी कंपाउंड कैसा है, कोवलेंट। अगर के बारे में बोलूं दिस इज आल्सो कोवलेंट कंपाउंड, बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दोनों की सेम. डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी आ जाए कोई उससे मतलब नहीं है। तो मतलब ये क्या हो गया, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो मैं एग्जांपल दे सकता हूं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, ये आपके दो एटम से ही बनेंगे, ये भी बात क्लियर है, दो एटम से ही कंबाइन होगी, लेकिन उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कैसी होगी, वो सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मैंने एग्जांपल भी देखे थे, एग्जांपल में क्या था, वही H2 देखो सामने आपका बना हुआ है, देखो नेक्स्ट आपका Cl2 में ले सकता हूँ, हेलोजन में जो भी है, आपके Br2 ले सकते हो, आप यहाँ पे O2 ले सकते हो, आप यहाँ पे N2 ले सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारी के सारी जो आपके बॉन्ड है वो कौन से नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है? और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड मेनली मिलता किन एटम के साथ है? तो आपको ये आंसर बहुत ही क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये आपके मेनली नॉन मेटल, जो भी आपके नॉन मेटल है, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके साथ ही देखने को मिलता है। बस एक केस है आपका हाइड्रोजन, जिसकी पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं है, तो उसको हम लोग जनरली एस ब्लॉक में काउंट करते हैं, लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होंगे वो आपके नॉन मेटल के साथ ही देखने को मिलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? यस. ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको देखो Cl के बारे में बताया, Cl2 के बारे में समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ये कॉम्बिनेशन है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपका बन गया। एक एटम आपका ये, एक एटम ये, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखो दो एटम बीच में आपके शेयर्ड भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड आपका फॉर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ शेयरिंग।
ऑक्सीजन के बारे में आप एक बार देख सकते हो, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बना है, एक एटम ऑक्सीजन का ये है, दूसरा एटम ऑक्सीजन का ये, बात समझ में आ रही है। तो दो एटम इधर से शेयर्ड है, दो एटम इधर से शेयर्ड है, इसलिए ऑक्सीजन के बीच में आपका O डबल बॉन्ड वो देखने को मिलेगा, बाकी दो आपको लोन पेयर इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे आपका है CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन है क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है वो आपका नॉन पोलर होता है, यस और नो, बताओ। क्या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो आपको दे रखा है वो नॉन पोलर? आप बोल सकते हो बिल्कुल कि सर यहाँ पे जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है सर नियरली होता है, बहुत अधिक नहीं होता है, बहुत क्लोज आपका डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये सर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बन नहीं सकता है, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत अधिक, ठीक है। तो शेयरिंग ही हो सकती है यहाँ पे, पहली चीज, क्योंकि नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। दूसरा आप बोल सकते हो कि यहाँ से पी ब्लॉक के एलिमेंट है और पी ब्लॉक के एलिमेंट बोथ आर नॉन मेटल, अगर ये नॉन मेटल है तो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ ही मूव करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. तो दिस इज ऑल्सो कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट वगैरह बाद में मैं डिस्कस आपको मैंने पहले भी किया था डाइपोल मूवमेंट के बारे में, कार्बन डबल बॉन्ड हो एंड डबल बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट इधर होगा, इसका मूवमेंट इधर होगा, ये जो कैंसिल आउट करेगा तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। डाइपोल मूवमेंट 0 तो मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। हाँ, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ये, और थोड़ा सा ये आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, तो वाटर में क्या है, देखो ये भाई साहब बीच में बने ऑक्सीजन, इधर एक हाइड्रोजन तो कितना छोटा सा बना है कि नहीं बना है, ये देखो छोटा सा हाइड्रोजन है, ये छोटा सा हाइड्रोजन है, क्लियर है ना? Yes. हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, तो देखो बीच में देखो यहाँ पे इसको सर्दी लग रही है, वाटर मॉलिक्यूल आइस की फॉर्म में ऐसे बताते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, फिर वाटर मॉलिक्यूल बोला है, यहाँ पे लिखा है माई प्रीशियस और नीचे लिखा है ऑक्सीजन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन। ये तो आपको पता ही है, बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की अट्रैक्टिव पावर ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की अट्रैक्शन पावर या अट्रैक्टिव पावर बोल सकते हैं अपन, या फोर्स बोल सकते हैं, वो अधिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अट्रैक्शन पावर, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है क्या, एक्सेप्टेंस पावर, वो था डिफरेंट टर्म, ठीक है। तो अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है, तो ये क्लोरीन क्या करे, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तभी तो कोई गुस्से में और यहाँ पे इसने कर रहा है अट्रैक्शन। समझ में आ गया तक? Yes sir. ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखो आपको यहाँ पे बताया भी गया है, पहला टाइप आपका लिखा है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू एटम, नो चार्ज ऑन एटम, ठीक है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर्ड अनइक्वली बिटवीन टू एटम, अनइक्वली आपकी शेयरिंग होगी, ठीक है, पार्शियली चार्ज ऑन एटम। और आयनिक बॉन्ड के बारे में है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन फुल चार्ज ऑन रिजल्टेंट आयन। जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा पार्शियल, तो पार्शियल ट्रांसफर यहाँ पे होगा, कंप्लीट ट्रांसफर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कोई ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ शेयरिंग होगी। तो इसलिए इसका नाम है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, लास्ट इज आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इसको हम और थोड़ा सही ढंग से समझते हैं, ध्यान दें। मैंने अभी आपको पहले बताया था नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इसमें एक रेफरेंस वैल्यू होती है 1.7, अगर आपको याद होगा, आपने पहले कभी पढ़ी होगी 1.7 के बारे में आपने सुना होगा। तो 1.7 जो वैल्यू है, तो मतलब मैं बोलूंगा कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन एटम, एटम्स के बीच में ही बनेगा, लेकिन वहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसका रेफरेंस पॉइंट है 1.7। तो 1.7 रेफरेंस पॉइंट, तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे इस तरीके से बोल सकता हूँ कि अगर आपका जो डेल्टा EN जो दो एटम्स के बीच में, अगर ये आपका लेस देन 1.7 होगा, तो बताओ कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर आपका क्या होगा, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट में बोल सकता हूँ कि डेल्टा EN टू एटम्स के बीच में ग्रेटर देन 1.7 होगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज आयोनिक बॉन्ड, ये आयोनिक कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? और बाकी अगर इसमें बराबर हो जाएगा, तो बराबर होने पे क्या होगा, मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा 1 सेकंड में बोल सकता हूँ इस तरीके से
कि डेल्टा EN इक्वल टू अगर 1.7 है तो मैं इस तरीके से इसको रिलेट कर सकता हूँ कि यहाँ पे 50% आपका कोवैलेंट नेचर होगा प्लस 50% आयोनिक नेचर होगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसको हम लोग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी कॉल करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी इसे हम लोग कॉल करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1.7 से कम होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट तो ज्यादा होगा, 1.7 से अधिक होगा तो आयोनिक होगा, बाकी अगर 50-50% होगा तो आपको वहां पे कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ओके ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे अगर मैं यहाँ से बोलूं आपसे, क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं तरीके से कि गैसियस HCl इसका नेचर क्या है। मैं पूछूं आपसे एक्वस HCl इसका नेचर क्या है, ठीक है? बताओ जरा क्या होगा। गैसियस HCl इस पे क्वेश्चन आया है, गैसियस HCl अगर मैंने बोला है तो दिस इज एक्चुअली कोवैलेंट। हाँ मैंने बोला कोवैलेंट। एक्वस HCl तो दिस इज द आयोनिक। ओके। एक्वस HCl का मतलब क्या है? HCl प्लस वाटर मॉइस्चर, ठीक है? तो इसका मतलब ये आपका हो गया है आयोनिक। मैंने बोला गैसियस HCl तो आपका ये रहेगा कोवैलेंट। तो गैसियस HCl में आप देखो यहाँ पे गैस की फेज में होगा। जब ये गैस की फेज में होगा तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल आपको कोवैलेंट बॉन्ड ही देखने को मिले, कोई भी यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर डेवलप नहीं होने वाला, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर डेवलप होने के लिए इफ HCl इज ए सॉल्यूट तो सॉल्वेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए था पोलर, तो पोलर सॉल्वेंट तो नीचे वाले केस में मिल रहा है, तो यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर आपका डेवलप हो जाएगा। बट ऊपर वाले केस में तो कोई भी आपका सॉल्वेंट है ही नहीं है ना, जब सॉल्वेंट ही नहीं है तो इसलिए वो परफेक्टली क्या होगा, कोवैलेंट। बात समझ में आ रही है? यस। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। ये पार्शियल आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया गया शेयरिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है? क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा, ये पार्शियली पॉजिटिव आएगा, यहाँ से रिलीज करेगा तो इधर पार्शियली पॉजिटिव आता है, और यहाँ पे आपका पार्शियल नेगेटिव लिखा है। इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपकी अधिक, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट देखो, फाइल में पहले तो आप ये देख लो, ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। यस एग्जैक्टली, तो ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये आपको बता रहा है, ठीक है? तो ये बात याद रखना, ठीक है, एग्जाम तक। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लें हम लोग, चलो। हाँ। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या, चलो पहला क्वेश्चन है, एन आयन, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ यस सर। जी ओके ठीक है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एन आयोनिक बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स में, ठीक है? आयोनिक बॉन्ड बनेगा, अभी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस में। एन आयोनिक बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स में, कब बनेगा बताओ? पहला ऑप्शन है, वन ऑफ देम हैज लो आयोनिक एनर्जी एंड अदर हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, बोथ द एटम्स हैव लो वैल्यूज दोनों की नहीं होनी चाहिए आयोनिक एनर्जी की, भाई एक लेने वाला होना चाहिए, एक देने वाला होना चाहिए। तो देने वाला है उसकी आयोनिक एनर्जी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, और जो लेने वाला है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। ये होना चाहिए परफेक्टली, है ना? अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। लास्ट है दोनों की हाई आयोनिक एनर्जी भी नहीं हो सकती, ये भी गलत है। लास्ट है बोथ द एटम्स हैव लो वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा रीड करो। एन नेक्स्ट आयोनिक क्वेश्चन में आपको बोला गया है, एन आयोनिक सॉलिड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज़, क्यों? अभी पढ़ा था सॉलिड वाला, आयन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर सॉलिड है तो आयन मिलेंगे नहीं। अब बताओ मुझे, आयोनिक सॉलिड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज़, पहला ऑप्शन है आयंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अरे भाई आयन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हाँ वही तो, लेकिन आयन से यहाँ पे मिलेंगे ही नहीं बिकॉज इट इज ए सॉलिड। अगर ये सॉलिड है तो यहाँ पे आयन तो बनेंगे नहीं ना, एक्वस थोड़ी नहीं बोला गया है, ठीक है? नेक्स्ट है, चार्ज ऑन आयन से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई रिलेशन नहीं है। आयन ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन इन सॉलिड। नेक्स्ट आयन हैव यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो सॉलिड फेज के अंदर जो एटम्स होते हैं, अगर आपको पता है NaCl का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था सॉलिड स्टेट के अंदर, तो बहुत ही परफेक्टली आपके क्यूब के अंदर डिफरेंट पोजीशन पे हमारे सोडियम और क्लोरीन होते हैं, वो फिक्स्ड पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं।
तो अगर फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट है तो बेटा वो क्या होगा, आपका सॉलिड ही होगा। ठीक है, अगर सॉलिड होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट आपका नहीं करेगा। तो सही आंसर आपको चूज करना था। ठीक है, Yes. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स में। कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में कब? क्वेश्चन ये है, कोई प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ी है अभी। पहला है वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, एक फाइल में आज आपको भेज दूंगा थोड़ा अलग से भी, उसको भी एक बार देख लेना, आपको और समझ में आ जाएगा इजी। ठीक है। एक कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स में कब बनेंगे? पहला है वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय टू एटम्स, हो सकता है शेयरिंग के थ्रू ही बनता है। नेक्स्ट है या तो वन इलेक्ट्रॉन हो या फिर आपके दो शेयरिंग। पेयर के साथ उसने बोला है अगर वन पेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड, दो पेयर होगा तो डबल बॉन्ड, तीन पेयर होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, चार आपका बॉन्ड बनता नहीं है दो एटम्स के बीच में। नेक्स्ट है टू एटम्स आर ऑफ सेम साइज वाली कहानी तो कुछ ऐसी है नहीं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स डिफर कंसिडरेबली। लास्ट है आपका डिफरेंट एफिनिटी ऑफ, एफिनिटी के बारे में कुछ होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बारे में कुछ हो नहीं सकता, सेम साइज के बारे में कुछ हो नहीं सकता, तो सिर्फ क्या होगा, शेयरिंग के बीच। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था इसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखो आते हैं फजान रूल की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका फजान रूल। तो पहले मुझे ये बताओ फजान रूल क्या बताता है? फजान रूल क्या बताता है आपको? फजान रूल ये बताता है कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर कितना है। बात समझ में आ रही है? फजान रूल ये बताता है कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर कितना है, ये एक्सप्लेन करता है फजान रूल। और किसके बेस पे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजिंग पावर या ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेबिलिटी। दो टर्म के बेस पे क्या करता है आपका फजान रूल, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर को डिफाइन करता है। मैं रिवर्स बोल गया हूं, आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन पावर। अब जो पोलराइजेशन पावर टर्म इट इज यूज्ड फॉर मेटल कैटायन। मेटल कैटायन के लिए हम लोग पोलराइजेशन पावर यूज करते हैं, एंड पोलराइजेबिलिटी इज यूज्ड फॉर एनायन। जो भी आपके नॉन मेटल जो भी एनायन है उनकी हम लोग पोलराइजेबिलिटी टर्म यूज करते हैं। ठीक है, दो बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट है कि डाइपोल मोमेंट क्या करता है, बताओ जरा मुझे। डाइपोल मोमेंट क्या एक्सप्लेन करता है? डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन क्या करता है? आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, एक सेकंड सर, एक मिनट। डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन करता है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर। रिवर्स है ये, फजान रूल इज टोटली रिवर्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। समझ लो, डाइपोल मोमेंट जो हम बात करते हैं कि म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू आपका होता है चार्ज, डी होता है सेपरेशन डिस्टेंस। आप समझ में आ रही है? तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या बताता है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर किसी भी, और डाइपोल मोमेंट जहां भी टर्म आएगा, जहां भी क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, वो यही बताएगा कि कोवैलेंट कंपाउंड, गिवन कोवैलेंट कंपाउंड में कितना परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर है। और फजान रूल ये बताता है कि जो भी गिवन आयोनिक कंपाउंड है उसमें कोवैलेंट कितना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। ओके, फजान रूल फॉलो करता है पोलराइजिंग पावर को, पोलराइजेबिलिटी को, बट डाइपोल मोमेंट फॉलो करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसको फॉलो करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर डाइपोल मोमेंट आपका डिफाइन किया जाता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उधर आपके डाइपोल का मोमेंट होगा, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, अब यहां से आप ये समझो कि मानो यहाँ पे एक कैटाइन बहुत छोटा है, एक कैटाइन अपन ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे बेरिलियम। बेरिलियम आपको पता है एस ब्लॉक में सेकेंडरी का फर्स्ट मेटल है, इसके पास +2 चार्ज आएगा। +2 चार्ज आएगा तो इसका साइज तो बहुत छोटा हो चुका है, बहुत ही स्मॉल साइज का है, बहुत ही स्मॉल साइज का कैटाइन है।
इसके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कैसी है, बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज जो डेंसिटी होगी इसके पास बहुत अधिक है, बिकॉज साइज छोटा हो चुका है, ठीक है, और पॉजिटिव बेटा +2 है, तो पॉजिटिव डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर इसके सामने कोई भी एनायन आएगा, चाहे आपका यहाँ पे सल्फेट आ जाए, चाहे आपका यहाँ पे फॉस्फेट आ जाए PO4-3, चाहे फिर यहाँ पे आपका NO3-1 आ जाए, या फिर और भी डिफरेंट टाइप के जो एनाइंस होते हैं वो आपके यहाँ पे आ जाए, तो ये क्या करेगा बताओ? ये करेगा कि एनाइन के इनर लेयर पे नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता है। बात समझ में आ रही है? ये नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत देगा, बिकॉज साइज बहुत छोटा हो चुका है। तो उस केस में इधर से इसका ये पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट करेगा अट्रैक्ट करने पे दोनों का साइज होगा डिस्टॉर्टेड, दोनों का साइज में चेंज आएगा, और चेंज आने के बाद कुछ पार्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ओवरलैप हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग शुरू हुई, तो वो जो आपका बेरियम सल्फेट होगा, चाहे बेरियम का फॉस्फेट होगा, चाहे बेरियम का नाइट्रेट होगा, तो जैसे ओवरलैपिंग डेवलप हुई तो यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। आया। बिल्कुल आएगा। तो जैसे ही कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया तो मतलब आयोनिक कंपाउंड में पोलराइजिंग पावर की वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर आपका डेवलप हुआ है। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है कि नेगेटिव पार्ट जो नेगेटिव एनाइन था, वो एनाइन क्या हुआ, पॉजिटिव की तरफ मूव किया, और पॉजिटिव भी नेगेटिव की तरफ मूव किया, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे शेयर्ड हो गए, और शेयर्ड होते ही यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होने लगा। डेवलप होने की वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिल गया। तो क्या हुआ, आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर किसकी वजह से डिफाइन हुआ है, पॉइसन रूल की वजह से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी, तो पोलराइजेशन पावर इज यूज्ड फॉर मेटल कैटाइन, मैंने बोला था, और जितना छोटा साइज मेटल कैटाइन का होगा वहां पे पोलराइजेशन पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी कोवैलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बेरियम सल्फेट, मैं पूछूं मैग्नीशियम सल्फेट, मैं पूछूं कैल्शियम सल्फेट, तो मुझे बताओ तीनों में से कोवैलेंट कैरेक्टर कहां पे ज्यादा होगा? तीनों में से मैंने पूछा है, यहाँ पे मैं लिख के देता हूं, मैंने पूछा है आपसे बेरियम सल्फेट, मैंने आपसे पूछा है यहाँ पे 1 सेकेंड, मैंने पूछा है आपसे मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे क्वेश्चन कोवैलेंट कैरेक्टर का भी आ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन आयोनिक कैरेक्टर का भी आ सकता है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा होगा बताओ? सबसे अधिक देखो सल्फेट तो हर जगह बराबर है, सबसे छोटा कैटाइन कौन सा होगा, बेरिलियम, तो जितना साइज छोटा होगा पोलराइजेशन पावर उतनी ज्यादा होगी, कोवैलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर का, ये जो ऑर्डर में लिख रहा हूँ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, और आयोनिक का लिखना तो उल्टा लिख देना। बात समझ में आ रही है? यस। ओके, तो बोला भी गया है डिफॉर्मेशन ऑफ एनाइन बाय द कैटाइन इज नोन एज पोलराइजेशन, द एबिलिटी ऑफ कैटाइन टू पोलराइज द नियर बाय एटम इज नोन एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। जो मैंने बोला था वो सारा का सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया पूरा? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, स्मॉलर द कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर, जो मैंने भी बोला था, बिकॉज चार्ज डेंसिटी अधिक होगी, बिगर इज द एनाइन ग्रेटर इज द पोलराइजेबिलिटी, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रिवर्स होता है पोलराइजिंग पावर पोलराइजेबिलिटी के, ग्रेटर इज द चार्ज ऑन कैटायन और एनायन ग्रेटर इज द पोलराइजेशन। तो मैंने बोला था कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर और एनायन के लिए क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी। जितना बड़ा साइज का आपका एनायन होगा उतना वहां पे पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन और एनायन ग्रेटर इज द पोलराइजेशन। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यस सर। अगर मैं पूछूं यहाँ पे, ये देखो, ये जो आपका +2 और +1 है, दोनों में से पोलराइजिंग पावर ज्यादा कहां पे होगी बताओ? +2 वाले की ज्यादा होगी, +1 होगी ना? हाँ। चार्ज डेंसिटी अधिक है। मैं पूछूं यहाँ पे देखो, मैंने पूछा -1, -2, -3, तो सबसे अधिक कहां पे आपको कौन अधिक पोलराइज होगा, कौन कम पोलराइज होगा? तो -1 पे चार्ज कम है, -3 पे चार्ज ज्यादा है, तो ज्यादा तेजी से पोलराइज होगा ना -3 वाला, तो मोस्ट पोलराइज -3, और उसके बाद आपका -1 सबसे कम पोलराइज होगा। ओके। पॉजिटिव चार्ज की वजह से। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दो आप, क्वेश्चन पूछा है BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, बताओ जरा कोवैलेंट कैरेक्टर कहां पे ज्यादा आ गया, आपको आंसर पता चल गया होगा।
BeCl2 सबसे अधिक कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन होगा BeCl2 में, डेफिनेटली। सबसे कम कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन BeCl2 में होगा, मतलब हाँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मोस्ट आयोनिक करेक्टर। यस अरे बात समझ में आ रही है क्या? यस तो BeCl2 से अगर मैं BaCl2 की तरफ जा रहा हूँ तो कोवेलेंट करेक्टर आपका डिक्रीज करेगा, आयोनिक करेक्टर विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। लिखा है ना, B+2 इज वेरी स्मॉल सो हैज ग्रेटर पोलराइजिंग पावर। और यहाँ पे नीचे देखो LiF पूछा है, LiCl पूछा है, LiBr पूछा है, Li पूछा है। तो हम कैसे निकालेंगे? लिथियम तो सब जगह बराबर ही दिख रहा है, बस फ्लोरीन में चेंज है। तो अब क्वेश्चन निकलेगा एनाइन की हेल्प से। ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता बताओ जरा। ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था विद द हेल्प ऑफ कैटायन। अब बताओ एनाइन की हेल्प से एनाइन कैसे बताओ। साइज ऑफ एनाइन क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर मैं टॉप टू बॉटम आता हूँ, साइज ऑफ एनाइन क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। तो यस पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। इंक्रीज होगी अब कोवेलेंट करेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? तो कोवेलेंट इंक्रीज करेक्टर आपका करेगा। सबसे कम किसका हुआ? लिथियम आयोडाइड का। और सबसे अधिक कोवेलेंट करेक्टर किसका हुआ? लिथियम फ्लोराइड। क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, यहाँ पे गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NaCl, MgCl2, AlCl3। सर अब सर यहाँ पे सर देखो कैटाइन भी डिफरेंट है, एनाइन आपके नंबर्स पड़ गए। तो बताओ जरा क्या आंसर होगा। तो सर अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये रूल फॉलो कर कि चार्ज ऑफ कैटाइन क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज कर रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, चार्ज ऑफ कैटाइन क्या हो रहा है? इंक्रीज भी करेगा, सर एनाइन की चार्ज इंक्रीज होगा तो डिक्रीज करेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर सर पिछला गलत हुआ है ना हमारा। देखो यहाँ पे ये सोडियम है, इधर आपका मैग्नीशियम आएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम आएगा, यही तो होगा ना। पीरियड में आपके पीरियड में एलिमेंट होंगे ना। तो सोडियम, अब आपको पता है कि लेफ्ट राइट ट्रेवल करने पे साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेफ्ट राइट मूव करने पे साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। डिक्रीज होता है। साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो मुझे बताओ साइज सबसे छोटा किसका होगा? एल्यूमिनियम का। और वैसे भी यहाँ पे एल्यूमिनियम Al+3 में सबसे छोटा साइज होगा। जिस साइज के बारे में बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा साइज उसके सोडियम प्लस का होगा, फिर उसके बाद आपके मैग्नीशियम +2 का होगा, और फिर आपका ये, दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज। तो साइज तो आपका करेगा यहाँ पे डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज करेगा तो सबसे छोटा साइज एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम ही क्या करेगा मुझे बताओ जल्दी से। एल्यूमिनियम जो होगा उसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सबसे हाई, तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी? सबसे अधिक। अरे बात समझ में आ रही है क्या? यस अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सबसे अधिक पोलराइजिंग पावर किसको? एल्यूमिनियम की। तो हाँ एल्यूमिनियम से बनने वाला जो कंपाउंड है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो मतलब AlCl3 सबसे अधिक कोवेलेंट होगा एज कंपेयर टू NaCl। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे एनाइन भी डिफरेंट है और कैटाइन आपका सेम है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम में नाइट्राइड है, ऑक्साइड है, फ्लोराइड है। बताओ कैसे निकालेंगे? एल्यूमिनियम सेम है हर जगह +3 की स्टेट में, तो उससे आंसर बनेगा नहीं। आंसर कहां से डिफाइन होगा? हाइड्रोजन के बेस पे। तो मुझे बताओ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सीक्वेंस क्या होता है? बताओ जरा, सीक्वेंस क्या होगा? बोरॉन, डिफरेंस होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, बताओ लिथियम, यही बोरॉन, सीक्वेंस होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। यस बिल्कुल। आप इसे आयोनाइज करो जरा, तो यहाँ पे फ्लोरीन किसमें मिलेगा? F-। ऑक्सीजन किसमें मिलेगा? -2 में। -2 नाइट्रोजन मिलेगा N-3 में। अभी चार्ज के बारे में मैंने पढ़ाया था, याद करो जरा, बताओ आंसर। तो अगर मैं फ्लोरीन से नाइट्रोजन की तरफ जा रहा हूँ तो चार्ज क्या होगा? एनाइन का इंक्रीज करेगा। तो पोलराइजेशन पावर भी क्या होगी? इंक्रीज। अरे भाई मैंने बताया था ना कि चार्ज, नेगेटिव चार्ज जहां पे ज्यादा होगा वहां पे पोलराइजेशन पावर भी क्या होगी? ज्यादा होगी ना। यस तो पोलराइजेशन ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सबसे अधिक कोवेलेंट कौन होगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। इसको आता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसमें बात करते हैं एन एलिमेंट विच स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हैज 18 इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने शायद आपको पढ़ाया था डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का ये कॉन्सेप्ट है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। फॉल्स।
ठीक है, एन एलिमेंट विद pseudo noble gas configuration has 18 electrons in the highest energy level instead of 8 electron. 18 कहाँ मिलते हैं? डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स में ही मिलते हैं, आपको पता होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। फॉर एग्जांपल सिल्वर हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 5s1 4d10. आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स आर्गन n आपका 4d10 which is pseudo noble electronic configuration. Pseudo noble electronic configuration का मतलब ये हो गया है कि यहाँ पे आपका जो आएगा आर्गन और उसके बाद आएगा 4d10, तो 4d10 से पहले कौन कौन से आपके ऑर्बिटल और आने वाले हैं, तो आप बोलोगे 4s आएगा, इसके बाद में आपका 4p आएगा, तो 4p में 6 हो गए, 4s में आपके 2 हो गए। टोटल अगर काउंट करो तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं भाई? यहाँ पे n इक्वल टू 4 आया ना, दिस इज बैलेंस सेल राइट। तो यहाँ पे टोटल आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे फोर्थ ऑर्बिट में? 10 और आपके 8 उधर, तो 80 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज कॉल्ड स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लगता नहीं है बट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज डिफाइंड फॉर डी ब्लॉक मेटल एलिमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहाँ मिलता है? नेक्स्ट है कैटायन हैविंग स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन has more polarizing power। बात समझो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट जो कैटायन है, जो वो होल्ड करते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, उनकी पोलराइजिंग पावर भी बहुत ज्यादा होती है। और अगर उनकी पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगी देन दी कैटायन दैट इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि जो 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने वाले डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। किससे? जो 8 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस सेल में होल्ड करते हैं, मतलब आपके सिंपल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले आपके एलिमेंट या आपके मेटल कैटायन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो इसकी पोलराइजेशन पावर क्या होती है? ज्यादा। तो इस बोला जाता है एनी शेल हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन विल बी मोर आयोनिक whereas few शेल having pseudo net gas configuration will be more covalent in nature। ये भी आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो कॉपर प्लस 1 की बात करें, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपको ये मिलेगा 3s आपका 2 होगा, 3p होगा, 3d होगा, सबको जोड़ो तो 18 इलेक्ट्रॉन। 18 का मतलब क्या है? पुअर आपका pseudo इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। pseudo इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो मैं बोल सकता हूँ पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग तो वैसे भी कम ही होती है। बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? इधर देखो NaCl में क्या हुआ? NH इलेक्ट्रॉन जब बाहर गए तो यहाँ से 1s2 आपको कन्फ्यूजन मिल ही जाता है, मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं। भाई सोडियम कहाँ से बिलोंग कर रहा है? तीसरे पीरियड से ना, थर्ड पीरियड से होगा ना, थर्ड पीरियड से आएगा ना ये 1 2 3, मतलब यहाँ से क्या होगा? 3s2 आएगा ना कन्फिगरेशन, सॉरी 3s1 आएगा ना कन्फिगरेशन। बताओ जरा, उससे पहले क्या होगा? 1s होगा, 2s होगा, 2p होगा, तो 3s इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 3s तो 0 हो गया। बचे क्या क्या? आपके 1s2 बचा, 2s2 बचा और 2p6 बचा, यही तो बचेगा ना। तो 2s2 2p6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे थे, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे शील्डिंग आपकी अधिक हो जाती है। अब जहाँ पे शील्डिंग कम होगी वहां पे आपको क्या होगा? वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा एज कंपेयर टू आई। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको आपको ध्यान देना है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू फजान रूल आयोनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड व्हेन कैटायंस है। बताओ आंसर। सारे ऑप्शन रीड करो और आंसर को टिक करो। अकॉर्डिंग टू फजान रूल आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन कैटायंस है। क्या होना चाहिए? लो पॉजिटिव चार्ज। मैंने फजान रूल की बात करी है। आयोनिक बॉन्ड आपको कैटायन कौन सा फॉर्म करेगा? जहां पे पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, और साइज ज्यादा लो होना पॉजिटिव चाहिए ना। चार्ज एंड लार्ज साइज। क्या सही लिखा है? यस, सही तो लिखा है ना। सेकेंड है लो पॉजिटिव चार्ज इन स्मॉल साइज। लास्ट है आपका हाई पॉजिटिव चार्ज एंड लार्ज साइज एंड एनाइन हैव ए स्मॉल साइज। कैटायन के बारे में बात करिए तो नीचे वाले तो ऑलरेडी कैंसिल ही हो जाए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, among the halides of lithium which one will be most and least covalent? ध्यान से बताओ, मोस्ट एंड लीस्ट कोवेलेंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्ट एंड लीस्ट कोवेलेंट
और जो कंपाउंड दे रखे हैं तो आपने यहाँ पे लिख लिया है। बताओ मोस्ट कोवेलेंट कौन सा है, लीस्ट कोवेलेंट कौन सा है? लिथियम हर जगह सेम है, लिथियम से आंसर नहीं बनने वाला, क्लोरीन से आंसर मोस्ट बनेगा। तो और आंसर बताओ मोस्ट तो जल्दी। Li होगा, लिथियम आयोडाइड मोस्ट कोवेलेंट होगा। मोस्ट मोस्ट कोवेलेंट कौन सा हो जाएगा? LiS। क्या मिनिमम बताओ क्या होगा? मिनिमम होगा ना, मोस्ट या लीस्ट? लीस्ट होगा, साइज तो कम होगी ना उसकी। लिथियम सब में कॉमन है। क्लोरीन पे आ जाओ, ये F-1 Cl-1, ठीक है, Br-1, यहाँ पे और I I माइनस, माइनस। साइज तो ये जाएगा, यस। जाएगा ना? हाँ, तो मैक्सिमम कोवेलेंट कौन सा हो गया? I माइनस हो गया ना। I माइनस मैक्सिमम कोवेलेंट होगा। हाँ, उसकी साइज तो बड़ी होगी ना। हाँ बिल्कुल सही, साइज तो उसका बड़ा है। सबसे अधिक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ मिलेगी? आपके F- के साथ मिलेगी ना। हाँ, यस। लेकिन I- का साइज बहुत बड़ा है ना। हाँ, तो लिथियम क्या करेगा? लिथियम का साइज तो बहुत छोटा है, तो मतलब सबसे अधिक कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा लिथियम आयोडाइड में। यस। और यहाँ पे मिलेगा सबसे मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, आयोनिक और कैरेक्टर वैसे भी डिफरेंस हाँ। नेगेटिविटी आपको यहाँ अधिक मिलेगी, तो आपको आयनिक अधिक मिलेगा। तो यस, क्वेश्चन जो पूछा है मोस्ट एंड लीस्ट, तो मोस्ट मतलब जो सबसे अधिक कोवेलेंट कहाँ मिल रहा है, लिथियम आयोडाइड। तो टिक करना है। इसमें गलत टिक किया है सर। मोस्ट कोवेलेंट, उल्टा, मोस्ट हाँ कोवेलेंट उल्टा कहाँ किया है? है। LI का है ना। यस। LI इसमें कहाँ दिया? इसमें तो ये कर दिया इन्होंने इस तरीके से। इसको थोड़ा चेंज कर लेना, अरे यहाँ पे नहीं, LI ऑप्शन ऑप्शन आपका तो गलत है ना मैक्सिमम हुआ। कोवेलेंट होगा और आपका LIF होगा मिनिमम कोवेलेंट। ठीक है, मोस्ट आयोनिक होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AlCl3 is covalent while AlF3 is ionic. This can be justified on the basis of बैलेंस वन तो के फजन बेस पे रूल। होगा नहीं, एमओटी के बेस फजन पे होता नहीं रूल। है। हाइड्रेशन एनर्जी आपकी सॉल्युबिलिटी के लिए आती है, फजान रूल, ओनली फजान रूल विल डिफाइन। यस। AlCl3 आपका कोवेलेंट है, तो और AlCl3 आपका यहाँ पे बनाना बॉन्ड भी बनाता है, अगर आपको पता होगा। ठीक है, हाँ। डाइमर फॉर्म में जाता है। और हम्म। AlF3 आपका डाइमर फॉर्म में नहीं जाता है, वो मोनोमर फेज में रहता है, बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबल रहता है। ठीक है, वो आयोनिक यस। है। बाकी कोवेलेंट कैसे? विद द हेल्प ऑफ फजान रूल। फजान रूल ही आपको बताता है आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट जब बताना वो नेक्स्ट में कंटिन्यू करूंगा। हाँ। इसमें थोड़ा ये सेक्शन आएगा, उसको हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं। थैंक यू। ओके सर।